कोरोना तो अदृश्य दुश्मन है जो दिखता नहीं, लेकिन उसे दुनिया भर में फैलाने वाला चीन एक ऐसा देश है जिसकी दोस्ती किसी को नहीं दिखती, लेकिन दुश्मनी साफ साफ प्रकट हो जाती है। वो हमेशा अपने खुराफातों की ऐसी चाल चलता है कि दूसरे देश उसमें फंसकर चकर घिन्नी बन जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत ने तय कर लिया है कि वो चीन की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें से निकलना चीन के लिए असंभव होगा। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। एक शब्द में आपका उत्तर दे दिया। उस चक्रव्यूह का सबसे बाहरी व्यू है सामरिक, उसके अंदर का व्यू है कूटनीतिक, उसके अंदर का व्यू है आर्थिक। तो एक एक कर आप भी जान लीजिए कि कैसे चीन की विस्तारवादी सोच को लगाम कसने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बना रखा है एक जबरदस्त रणनीतिक चक्रव्यूह। इसकी शुरुआत होती है रक्षा मामलों से। पूर्वी लद्दाख के 3 केंद्रों पर चीन ने घुसपैठ कर ली, अपने सैनिक टुकड़ी के साथ डट गया। उसने सोचा होगा कि भारत कोई पलटवार नहीं करेगा, लेकिन हिंदुस्तान की सेना जा डटी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक करके तय कर लिया कि चीन जिस भाषा में बात समझता हो उसे उसी भाषा में समझा दिया जाए। ऐसे वातावरण के अंदर संयम की, धैर्य की और सूझबूझ की जरूरत है, और ये तीनों चीज हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर हैं। ये तीनों चीज इस सरकार के अंदर हैं, और हमारी सरकार अपनी सेनाओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन के साथ डील करेंगी। कोरोना महामारी के दौरान जहां भारतीय सेनाएं इस महामारी से निपटने की तैयारियों में जुटी हुई थी, वहीं चीनी सेना लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ एक बड़े सैन्य अभ्यास में जुटी हुई थी, और उसी सैन्य अभ्यास से सैनिकों को चीन ने भारत के खिलाफ तैनात किया है। साफ है कि चीन की कथनी और करनी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अब मौजूदा हालात में भारतीय सेनाओं ने साफ कर दिया है कि चीन को उसकी इस हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के इस तेवर से चीन तिलमिलाया हुआ है। जिनपिंग ने अपने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करके युद्ध के लिए तैयार रहने की बात की है। सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें, उसके बारे में सोचें और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों और प्रशिक्षण को बढ़ाएं। तमाम जटिल परिस्थितियों से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटें। साथ ही पूरी दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की रक्षा करें। चीन के राष्ट्रपति ने किसी देश का नाम नहीं लिया कि वो किससे युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। वैसे चीन का सबसे बड़ा कूटनीतिक युद्ध तो अमेरिका से चल रहा है, जो कोरोना पर शुरू हो चुका है। लेकिन जब चीन की हरकतों पर भारत ने अपने तेवर कड़े किए, तो अमेरिका को भी लग गया कि हालात बदल रहे हैं। ट्रंप ने ट्वीट किया, हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है कि उनके तीखे सीमा विवाद पर अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार है। शुक्रिया। दरअसल कोरोना के संक्रमण के दौरान जहां भारत ने अपना पूरा ध्यान इस महामारी से निपटने में लगाया, वहीं चीन ने LAC पर भारतीय सीमा में करीब 5000 सैनिकों की तैनाती बहुत तेजी से कर दी। लेकिन भारत ने जल्द ही अपनी फौज की तैनाती कर दी। अब भारत की नाराजगी और अमेरिका के गुस्से के बीच चीन अलग थलग पड़ने लगा है। दुनिया के तमाम देश उससे किनारा कर रहे हैं। बावजूद इसके चीन अंतर्राष्ट्रीय मदद के नाम पर अपने रक्षा बजट में वृद्धि कर रहा है।习主席深刻指出，
统筹发展和安全，增强忧患意识，做到居安思危，是我们党治国理政的一个重大原则。也就是说，我们在考量国防预算时，手中有2本账，既要算经济账，更要算安全账。 चीन अपनी ताकत दिखाने में मशगूल है, लेकिन अमेरिका के बहाने ही प्रधानमंत्री मोदी के चक्रव्यूह के दूसरे व्यू पर आते हैं, जिसमें चीन को कूटनीतिक रूप से घेरना है। चीन ने ताइवान की आजादी का अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त की कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए भारत ने ताइवान का कूटनीतिक समर्थन कर दिया। बुधवार को ताइवान की नई राष्ट्रपति साई इंगवेन के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के 2 सांसदों मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवा ने ऑनलाइन शिरकत की और उनको बधाई दी। भारत जैसे देश के समर्थन से ताइवान को ताकत मिली है, जो देर सवेर चीन के खिलाफ काम आ सकती है। इसमें भी चीन तिलमिलाया हुआ है। 台湾是中国不可分割的一部分，台湾问题是中国内政，事关中国核心利益和14亿中国人民民族感情，不容任何外来干涉。美方行径严重违反一个中国原则和中美3个联合公报规定。 चीन के खिलाफ हांगकांग में भी भारी नाराजगी है। हांगकांग में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच चीन ने उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को संसद में पेश किया है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हांगकांग के लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करता है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी बहुत पहले ही अपने लोकतांत्रिक फलसफे को दुनिया के सामने रख चुके हैं। हमारी नीति साफ है। भारत को आंख दिखाने का काम जो भी करेगा उसे नरमी से नहीं निपटा जाएगा। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। चीन को घेरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के चक्रव्यूह का तीसरा व्यू आर्थिक मोर्चा है। कोरोना ने दुनिया में चीन की साख को मिट्टी में मिला दिया है। वहां पर कोई भी कंपनी काम नहीं करना चाहती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही दुनिया से कह रहे हैं कि चीन को अलग थलग कर देना है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कहे ही बहुत कुछ इशारा तब कर दिया था जब आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आज दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब चीन ही है, लेकिन कोरोना से उसकी यह ताकत अब टूटने वाली है। कोरोना से पैदा हुई दिक्कतों के बीच दुनिया की करीब 1000 कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाह रही हैं। इनमें मोबाइल, मेडिकल डिवाइसेस, कपड़ा, सिंथेटिक फैब्रिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियां हैं। ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही हैं। दूसरे देशों में चीन का माल बिकता है तो उसकी जेब मजबूत होती है और चीन उस पैसे को खर्च करता है युद्ध के साजो सामान में। भारत की नई रणनीति यही है कि कोरोना काल में चीन से कंपनियों की नाराजगी का फायदा उठा लिया जाए। जो भी नागरिकों की इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री चीन में है, वो अगर आउट ऑफ चीन निकलना चाहते तो उनके लिए उन्होंने बड़ा पैकेज जाहिर किया है। अब अमेरिका, जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस और दुनिया के देश चाइना से डील नहीं करना चाहते। चीन के साथ आज पाकिस्तान जैसे इक्के दुक्के देश को छोड़कर कोई खड़ा नहीं है, जबकि भारत की ताकत वैश्विक दोस्ती के मामले में भी अब बढ़ रही है। आज तक हिंदुस्तान के तेवर से चीन तलबला उठा है। दरअसल चीन हिंदुस्तान ही नहीं, समूची दुनिया से इन दिनों घिरा हुआ है और उस पर से भारत ने घेरा तो उसने अपने पिट्ठू देश पाकिस्तान को आगे कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज बेहद आपत्तिजनक ट्वीट किया। इमरान ने अपने ट्वीट में लिखा है, नाजी विचारधारा की तरह हिंदुत्ववादी मोदी सरकार की अहंकारी विस्तारवादी नीतियां भारत के पड़ोसियों के लिए खतरा बन रही हैं। नागरिकता कानून के माध्यम से बांग्लादेश से सीमा विवाद के जरिए नेपाल और चीन के लिए झूठे अभियान चलाकर पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किलें पैदा की जा रही हैं।
मैंने हमेशा कहा है कि फासीवादी मोदी सरकार भारत में अल्पसंख्यकों को न सिर्फ 2ym दर्जे का नागरिक बनाकर उनके लिए खतरा बन रही है, बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए भी खतरा है। जिस समय पूरी दुनिया चीन के फैलाए कोरोना वायरस से लड़ रही है, उस समय चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा में अपनी सेना की घुसपैठ करा दी है। हमारी सेना उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन सरकार के स्तर पर क्या प्लान है, इस पर थोड़ी ही देर पहले देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी साथी श्वेता ने। जैसा कि हमने कहा था कि आज के सबसे बड़े न्यूज मेकर हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, और वो इसीलिए क्योंकि लॉकडाउन को लेकर जिस तरह से आरोप लग रहे थे उनका जबरदस्त जवाब उन्होंने दिया है, उस पर तो हम जवाब लेंगे। रविशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बताइए कि नेपाल ने जो अपना नक्शा बदल लिया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी बात को सुनकर कि मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता है, इसका असर हो गया है या सच में कुछ बैक चैनल्स चले हैं भारत की तरफ से? देखिए, आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस श्वेता जी किया था राहुल गांधी का जवाब देने के लिए। उस समय एक पत्रकार ने मुझसे सवाल किया कि राहुल गांधी ने पूछा कि आजकल नेपाल भी आंख दिखा रहा है, तो हमने कहा कि नरेंद्र मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। और ये मैं आपके सामने भी रिपीट कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। भारत शांति में विश्वास करता है, भारत बातचीत कर सभी समस्याओं का हल निकालने के लिए संकल्पित है। लेकिन इतना बहुत कहूंगा विनम्रता के साथ, ये 2020 का हिंदुस्तान है जिसके चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, और ये बात बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं। लेकिन चीन को लेकर टकराव की स्थिति तो बनी ही हुई है। हम देख रहे हैं किस तरीके से बार बार वो अपनी तरफ से उकसाने की पूरी कोशिश में लगा है। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, इसमें दोनों प्रकार से विदेश नीति का संचालन करने वाले लोग अपनी बातचीत का रास्ता करेंगे, डिप्लोमेटिक चैनल काम करेगा। अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो सेना अपना काम करेगी। तो यह अपना काम चल रहा है, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है आपके टीवी चैनल पर। कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इस लॉकडाउन 4 के 10 दिनों में ही कोरोना के मामले 55,000 से ज्यादा बढ़ गए। तो ऐसे में लॉकडाउन 5 में क्या होगा, इस पर बड़ा सवाल है। इस बीच हमारे देश के दो सबसे बड़े महानगर दिल्ली और मुंबई में कोरोना का विस्फोट खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तेजी से गर्मी बढ़ी, उससे ज्यादा तेज रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसने दिल्ली को दहला दिया है। बस 24 घंटे में 792 मामले बताते हैं कि दिल्ली कोरोना के खतरनाक ज्वालामुखी के मुंह पर बैठा है। ऐसे में सरकारी दावे हवा हवाई लगते हैं। 17 तारीख को लॉकडाउन में काफ़ी ढील दी गई थी। 1 हफ्ता हो गया। आज 1 हफ्ते के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी, हमें ये उम्मीद थी कि थोड़े से केसेस में बढ़ोतरी होगी। लॉकडाउन में ढील देने के बाद थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। दिल्ली में लॉकडाउन 4 शुरू हुआ तो रियायतों की बरसात हुई, लेकिन उन्हीं रियायतों के साथ कोरोना के वायरस भी बरसने लगे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 792 नए मरीज आए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। दिल्ली में आज कोरोना पीड़ितों की संख्या 15,267 हो गई है। कोरोना से दिल्ली में 303 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 15 लोगों की मौत तो पिछले 24 घंटे के अंदर हुई है।
लॉकडाउन 4 के 10 दिनों में ही कोरोना के 5,203 मरीज आए। आलम यह है कि गुजरात को पीछे छोड़ दिल्ली तीसरा राज्य बन गया है जहां कोरोना के मरीज सबसे ज्यादा हैं। कोरोना का विस्फोट लॉकडाउन 4 में सबसे ज्यादा हुआ। लॉकडाउन 4 में जहां दिल्ली में काफी रियायतें दी गई, वहीं कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज तो दिल्ली में कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा मिले हैं, यानी खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी बाकी है। संभल कर चलने की और भी ज्यादा जरूरत है। दिल्ली के बाद मुंबई चलते हैं जहां कोरोना का वायरस हवाओं में घूम रहा है। मुंबई में अब तक कोरोना के 32,974 मामले हो चुके हैं, जिनमें 1,065 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में वहां 1,002 नए मामले आए, जिनसे 39 लोगों की जान चली गई। मुंबई में एक तरफ प्रवासी मजदूरों का बार बार सड़क पर आ जाना एक नई मुसीबत है, तो दूसरी तरफ धारावी जैसी विशालकाय झुग्गी में फैला वायरस सिरदर्द बना हुआ है। हमारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हमारी एम्बुलेंस मैनेजमेंट, हमारी बेड मैनेजमेंट और डॉक्टर की मैनेजमेंट सही है, और हम अगर अपना डेथ रेट को हम नेशनल एवरेज पे मैच कर सकते हैं, तो तब केस चाहे आपके पास 10,000 हैं, चाहे 1 लाख हैं, चाहे 2 लाख हैं, उससे डरने की बात नहीं है। जब तक हमारे पास मैनेजमेंट की शक्ति है और लोगों को हम उनको ट्रीट करके 97%, 98% लोगों को हम ठीक करके घर भेज सकते हैं। मुंबई की एक त्रासदी वहां कोरोना योद्धाओं में फैलता वायरस भी है, खासकर पुलिस वालों में। ऐसे में लॉकडाउन 5 पर फैसले में सरकार को बहुत कुछ सोचना होगा। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के दौरान भी और खासकर लॉकडाउन 4 में जिस तरह से कोरोना के मामले काफी बढ़े हैं, उस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की लॉकडाउन पॉलिसी को पूरी तरह से फेल बता दिया। इस पर मोदी सरकार की तरफ से जवाब देने आए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, और उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि राहुल देश को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। 60 दिन हो गए, तो आई थिंक प्रधानमंत्री हिमसेल्फ विल एक्सेप्ट। प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, तो प्रधानमंत्री को अग्रेसिवली फ्रंट फुट पे फिर से आना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो देश को नेतृत्व दिया है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है, उसका यह फायदा है। मिस्टर राहुल गांधी, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट। लॉकडाउन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा था 21 दिन में लॉकडाउन कोरोना को हरा देगा। कोरोना तो बढ़ता जा रहा है। आप कहते हैं लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, तो अपने मुख्यमंत्री को नहीं समझाते हैं आप, या वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, या आपकी बात में इतना हल्कापन है कि उसको वजन नहीं देते। जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनको आप क्या उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, क्या प्लान है? 52,000 करोड़ से अधिक रुपया सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजा गया है। 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। बाकी घोषणाएं वित्त मंत्री ने की हैं, प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ की घोषणाएं की हैं, आपको पता ही है देश के लिए। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो उन्होंने कल कहा, पहले भी कहे हैं, लॉकडाउन नो सॉल्यूशन टू बीट कोरोना वायरस। सबसे पहले लॉकडाउन किसने किया? पंजाब ने किया। किसने किया? राजस्थान ने किया। और अभी 31 मई तक इसको बढ़ाने में मुख्यमंत्रियों की बैठक के पहले ही महाराष्ट्र ने फैसला कर लिया, पंजाब ने फैसला कर दिया। ये मैं कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं, मुझे थोड़ी घबराहट है, क्योंकि जो होना था वो नहीं हुआ है, और देश को मालूम होना चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए। जब से कोरोना की इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं।
1 जून से लॉकडाउन 5 में क्या होगा, इस पर अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन मंदिरों को खोलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। शुरुआत हुई है कर्नाटक से, जहां 1 जून से सभी मंदिर, मस्जिद और चर्च खुल जाएंगे। उसी की देखा देखी देश के दूसरे मंदिर भी अपने अपने कपाट अब खोलना चाहते हैं। एक जून से लॉकडाउन का क्या होगा पता नहीं, लेकिन कर्नाटक के सारे धर्मस्थल खुल जाएंगे। वहां के 52 मंदिरों में ऑनलाइन सेवा के लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। ಒಂದ್ಸರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚು ಮಸೀದಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಭ್ಯಂತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇನೆ। कर्नाटक की देखा देखी दूसरी जगहों पर भी मंदिरों को खोलने की मांग उठने लगी है। 1 जून को गंगा दशहरा है, तो उस दिन वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को खोलने की मांग उठने लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंदिर प्रशासन से यह अनुरोध करता हूं कि आप लोग जो है गंगा दशहरा के दिन, चूंकि उस दिन गंगा अवतरित हुई थी, उस दिन जो है मंदिर के कपाट खोल दे और उसको जो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्थिति है, चूंकि देवताओं को इस समय जो है देवता का पूजन पाठ करने से ये जो है पूरा जो है जो ये चल रहा है संक्रमण काल, ये दूर हो जाएगा। देश के तमाम मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई है। पटना के महावीर मंदिर में पूजा पाठ तो चल रहा है, बस मंदिर के खोले जाने का इंतजार है। शिरडी साईं मंदिर के भी खुलने का इंतजार है। दिल्ली के बिरला मंदिर में भी उम्मीद है कि 1 जून से उसके कपाट खुल सकते हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर भी 1 जून से खुल सकता है। हालांकि सारे मंदिर यही कह रहे हैं कि वो कोरोना से बचाव के सारे कायदे कानूनों का पालन करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। लॉकडाउन के दौरान मंदिरों की करोड़ों की कमाई पर रोक लग गई है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने में दिक्कत आने लगी, तो अब कर्नाटक सरकार की पहल पर दूसरे राज्यों में भी मंदिरों ने उम्मीदें बांध रखी है। आज तक ब्यूरो। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।